नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में रोहिन बैराज का लोकार्पण किया है और 654 करोड़ की 629 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, टैबलेट, चाबी, आयुष्मान कार्ड, पोषण पोटली, पग मशीन, खेल प्रोत्साहन सामग्री और किट का वितरण किया है और चिकित्सकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। बहनों और भाइयों, यही नया भारत है जहां बिना भेदभाव के कार्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, जो भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको देता है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चे। कार्यक्रम में आने के पहले मैंने यहां पे 24-24 दिन के बच्चों से मुलाकात करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। 6-6 महीने के बच्चों का अन्नप्राशन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद में पहली बार प्रवेश ले हुए बच्चों को स्कूली बैग देने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अपनी नई पीढ़ी को गढ़ने की श्रृंखला और साथ साथ यहां के विकास की इस 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आज अष्टम तिथि पर आपके साथ महाराजगंज जनपद के साथ जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे देश की कायाकल्प की है। हर एक क्षेत्र में भारत आज विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। आज से 10 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था माना जाता था। आप याद करिए, 1947 से लेकर के 2014 तक इन 70-72 वर्षों में भारत मात्र 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। यानी भारत से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर दुनिया के 10 देश आगे थे और मात्र 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष में ये 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। बहनों और भाइयों, आज हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। सड़कों के बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट बन रहे हैं। महाराजगंज में भी एक ड्राई पोर्ट बन रहा है सोनौली बॉर्डर पर। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई लाइन बिछ रही है। आनंद नगर से महाराजगंज होते हुए सिसवा तक रेलवे की एक नई लाइन बिछाने की कार्रवाई आगे बढ़ने जा रही है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गांव गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। हर घर बिजली के बाद अब हर घर नल की योजना साकार होने जा रही है। विकास के कार्य, क्या रेल का हो, क्या इस सड़क का हो, वाटरवे का हो, मेट्रो का हो, रोपवे का हो, ये सभी एक एक करके साकार होते हुए जा रहे हैं। एक तरफ ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर लोक कल्याण के कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लोक कल्याण के कार्य, कोई कल्पना करता था देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं? आज हो रहा है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रही है। याद करिए 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया देश के अंदर।
4 करोड़ लोगों के घर बन गए, 3.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंच गई, करोड़ों लोगों को देश के अंदर रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। तो बहनों और भाइयों, विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम देकर के 500 वर्षों का इंतजार करके अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब तो महाकुंभ को पूरी दुनिया देख करके भौचक रह गई कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। यह भी केवल भारत कर सकता है, केवल भारत कर सकता है। और बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी किसी प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष में नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ा है। याद करिए, 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था था, और मात्र पिछले 8 वर्ष में हमने जो दूरी तय की, अब उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। 56 लाख गरीबों के लिए मकान मिले। इस दौरान बनटांगिया गांवों को मान्यता दी गई। इस दौरान मुसहर हो, बनटांगिया हो, थारू हो, कोल हो, भील हो, गौड़ हो, चेरो हो, अहरिया हो, इन सभी जातियों को 100% इन्हें सैचुरेट करने का काम भी किया गया, हर सुविधाओं से युक्त किया गया। अब कोई उत्तर प्रदेश में भूखों नहीं मरता। 25 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है, और 10 करोड़ लोगों को आज आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान के लिए रोजगार की व्यवस्था, कमाई के लिए रोजगार, अच्छी शिक्षा हो इसके लिए पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के सम्मान और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये रोहिन बैराज उसी का एक मूर्त रूप है, मूर्त रूप है। यहां पे भी बोल रहे थे यहाँ के माननीय विधायक जी भी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी, वर्षों से 20 वर्षों से 25 वर्षों से इंतजार था लोगों को कि रोहिन में बैराज बने। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करे। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था।
इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई। आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा। आज यहां पर रोहिन नदी का यह बैराज बन गया। 16,000 अन्नदाता किसान लाभान्वित होंगे। और मैं भी यहां के विधायक जी से कह रहा था, जिला प्रशासन से भी कह रहा था, इसके आसपास टूरी एक बहुत अच्छी वाटर बॉडी बनेगी। वाटर बॉडी बनने का मतलब अब यहां के माध्यम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। करप्शन का ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, उसके बीच के जो हिसाब किताब बनाता था, या दलाल बोले या कोई और दूसरा शब्द बोले, जो मैनेजमेंट का काम करता था, उसको पकड़ लिया गया। और सुनने में आ रहा है कि वो केवल एक आईएएस अधिकारी का मैनेजमेंट नहीं करता था, कई लोगों का वो मैनेजमेंट करता था। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। ये जो बंटवारे में झगड़ा हुआ, उसका वजह से ये पोल खुल गई। जो बंटवारे का झगड़ा था, उससे पोल खुली है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है। जो 80-20 का नारा देते हैं, 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को, पीडीए परिवार को जोड़ दें तो हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग। जो लोग न जाने कहां पाताल से ढूंढ लाते थे लोगों को, पाताल से, पाताल में ढूंढने चले जाते थे, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं ढूंढ पा रहे कि अधिकारी वहीं छिपा हुआ है। अभी तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, उस अधिकारी को भी कोई नहीं ढूंढ पाया जिसने उत्तर प्रदेश का, सुनने में आया है, अखबारों की खबरों में आया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के कई 100 करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे। इसलिए जो लोग कमजोर हो गए हैं, उनका अपना वोट खिसक गया, जनता जागरूक हो गई। जनता के सामने न किसान के सवाल पर सरकार के पे कोई योजना बना पाए, जो आय दो नीति वो नहीं कर पाए, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं दे पाए, आरक्षण नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, निवेश नहीं ला पाए। और अब तो टैरिफ वाला मामला आ गया। जो मित्र थे उन्होंने बोर्ड दिखा दिया कि हम कितना टैरिफ लेने जा रहे हैं, हम क्या परिवर्तन लाने चाहते हैं। जब अमेरिका जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पर पाबंदियां लगा रहा है, तो सरकार ये बताए जो 1 ट्रिलियन जाने कौन से ट्रिलियन तक ले जाने के लिए हमारे आपकी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। और अर्थव्यवस्था में भी झूठे आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय उसकी केवल बता दें जो
गरीब लोग राशन पा रहे हैं। जो राशन पा रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? दिल्ली वाले ना बता पाए, यूपी वाले बता दें, क्योंकि यूपी वाले तो हर चीज तुरंत गिन लेते हैं। अभी तक हिंदू श्रद्धालु जिनकी जान चली गई उनको नहीं गिन पाए। जो आने जाने में श्रद्धालु जिनकी जान चली गई सड़कों पर, उनकी गिनती नहीं बता पाए। जो हजारों हिंदू श्रद्धालु खो गए उनकी गिनती न उनको ढूंढ पा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है परिवारों को मनाने के लिए काले धन में संतुष्ट किया जा रहा है, पैसे देके संतुष्ट किया जाता है। ये गिनती इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि इनको मुआवजा देना पड़ेगा। सोचिए, सरकार जो दुनिया की न जाने कौन सी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, मुआवजा देना ना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे। और फिर बहस को बदलने के लिए जहां कुंभ की तो गिनती बताई नहीं पाए हैं, गाय जानवर की भी गिनती नहीं बता पा रहे हैं जो इनके गौशाला में हैं। न गिनती रहने वालों की बता पा रहे जिनको देखभाल कर रहे हैं लोग, न दवाई का हिसाब किताब दे पा रहे हैं, न इलाज के लिए जो संसाधन जुटाए उसका हिसाब किताब दे पा रहे हैं, और न मरने वालों की दे पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कम से कम सरकार गिनती तो बताए, गिनती में खेद न करे। इसलिए ये सरकार जो अपना सब कुछ खो दी है, इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स पर उतर आई है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, गन्ने की कीमत नहीं दे पाए, बिजली महंगी है, महंगाई है, निवेश नहीं ला पा रहे, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, वेतन नहीं बढ़ पा रहा, चैनल घाटे में जा रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पे घाटे में जा रहे हैं, हर चीज घाटे की हो गई। और अब जब अमेरिका अर्थव्यवस्था अपनी संभाल रहा है, सेंसेक्स की आप देखते हुए कहां लुढ़क गया है। जिन लोगों ने निवेश किया वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, वो जानते हैं कि यहां पे मुनाफा होने वाला नहीं है भारत में, इसीलिए तो सेंसेक्स तुरंत लड़खड़ा जाता है क्योंकि वो आपकी अर्थव्यवस्था पे नहीं टिका है, आपके निवेश में नहीं टिका है। जो मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके निवेश पे टिका हुआ है। जब उनको लगता है कि भारत में निवेश में हमारा मुनाफा नहीं हो रहा है तो वो पैसा बाहर ले रहे हैं। इसलिए ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। मुझे उम्मीद है जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल हम सभी समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी संजीवनी है और संविधान ही हमारी ढाल है। जब कभी भी हमारे सम्मान पर आँच आएगी, जब कभी भी हमारे जान को खतरा होगा, तो यही संविधान हमारी ढाल बनकर के हमारी मदद करेगा। के बाद इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। ये आरएलडी में कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है और उधर बिहार में भी कई इस्तीफे हो गए। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। अभी अखिलेश जी, आपके दलित सांसद के घर को जो है तोड़फोड़ की गई है और उस तोड़फोड़ में जो है इनका दिखाती है कि जब असलियत से बात करो, उनसे पार्लियामेंट में बात करते हैं सांसद लोग, तो बाहर आके वो तोड़फोड़ करते हैं और घर जलाने की कोशिश करते हैं, तमाम इस मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं दिल्ली में रूस दूतावास की तरफ से प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल शामिल होने के लिए पहुंचे। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि महामहिम डेनिस अलिपोव और साथ ही भारत गणराज्य में रूसी राजदूत के रूप में शामिल हुए। इनमें सभी रोमन बाबुश्किन ने भी शिरकत की है। Adventure, many photographs of tourism, culture, history of different places. They are being exhibited here. India and Russia, we have very good relationship. It's very nice that these cultural exchanges between these two
beautiful country. They are being organized, and once again I would thank Sputnik for bringing all the talent here, bringing all these photographs for exhibition here, so that there is an interaction between photojournalists here, creative people here, and the artists who have the journalists who have created these photographs. Very rare opportunity, and once again I thank them for inviting me to this function. Of this contest. So that's why actually I would like to welcome all of you in this fourth edition of Understanding in Contest, which is getting increasingly popular here in India. Studying real pictures of this wonderful country, India, make everyone truly emotional and admiring its beauty and complexity. Even we who stay here in India for many years can find for ourselves something new and keen to explore it even more. And that's why I would like to congratulate all the contenders. And I truly believe, personally, that all of them are the winners. What I want to tell you, sorry that I'm standing, but I'm here. I am the head of representative office of Media Group Россия сегодня, the parent organization of Sputnik, but in Moscow I am professor of international law. And I get used to stand here. We are exposing 5 or 6 their pictures, and you will have the possibility to have a look of them. And I consider this exhibition like Sputnik's, my media groups, and my personal contribution to the strengthening the ties between India and Russia. We have a lot of agreements, defense agreements, diplomatic agreements, trade agreements. So first of all, let me introduce myself. My name is Olga Daicheva. I am the head of representative office of Media Group Россия сегодня, the parent organization of Sputnik News Agency. In 2014, our media group organized this contest to pay tribute to commemorate the photo correspondent of our media group, Andrei Stenin, who was killed on duty. So this contest, international photo contest, existing 10 years. Every year, by the way, I underline international photo contest. So this contest unite the young photojournalists all over the world. And I want to underline that the most number of applicants are from India every year, and among the winners in different categories are Indian photojournalists. Like this year, 5 Indian photojournalists are winners in different categories, and here at this exhibition, this is the exhibition of the winners of this contest on the result of 2024. And at this exhibition we can see 4 or I think 5 or 6 works of Indian photojournalists. But I consider this exhibition, I am organizing this exhibition the 4th time in my beloved Vibrant City Delhi, in my beloved IFX gallery, with idea to contribute to people-to-people diplomacy, to the strengthening of the cultural ties between our two countries. Why? Because we have stable relations, diplomatic, economic, defense, but a cultural and media relations we need to develop little more. And this exhibition also contributing to this scope which we have in front of world countries.
भारत श्रीलंका के बीच में समझौते का आदान प्रदान, परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन और प्रेस वक्तव्य का आयोजन भी किया गया। एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल वेणेक्करिये याबुल कापू, अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिशानायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिशानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।